स्वागत है आपके अपने चैनल जेमी स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 103 जिसका पेपर आपका है 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई को आपका इसका पेपर है। तो क्वेश्चन क्या है कि चीन के पारंपरिक इतिहास लेखन के विशिष्ट गुण क्या हैं। जो चीन है वहाँ का जो इतिहास लेखन है, कौन सा वाला, पारंपरिक इतिहास लेखन, उसके गुण क्या है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। चीन की पारंपरिक इतिहास लेखन परंपरा विश्व की सबसे विकसित और संगठित परंपराओं में से एक है। क्या बोलते हैं कि जो चीन की पारंपरिक इतिहास लेखन परंपरा है, ये विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे विकसित और सबसे संगठित परंपरा मानी जाती है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें इतिहास को केवल घटनाओं का विवरण ना मानकर नैतिक, राजनीतिक और शिक्षाप्रद दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। देखो, जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो इतिहास को मेनली हम क्या बोलते हैं, घटनाओं का बहुत बड़ा विवरण है। ठीक है, जो जो घटनाएं इतिहास में घटी वो क्या है, उन सब का विवरण हम इतिहास मानते हैं। लेकिन जो चीन की ऐतिहासिक परंपरा है वो क्या बोलती है कि इतिहास जो है ना, वो सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं है, वो क्या है, वो नैतिकता। ठीक है, इतिहास से हमें नैतिकता, राजनीतिक और शिक्षा, ये सब सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसके गुण क्या है। सबसे पहले आधिकारिक इतिहास। ठीक है, ऑफिशियल हिस्ट्री। चीन में इतिहास लेखन राज्य के संरक्षण में होता था। ठीक है, जो भी इतिहास लिखा जाता था ना, जो इतिहास लिखने वाला होता था, राज्य क्या करता था, वहाँ का राजा क्या करता था, उस इतिहास लिखने वाले को संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, उसके अंदर, राजा के अंदर रहकर लिखता था वो। ठीक है, दरबार में इतिहासकार नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, उनको पैसे दिए जाते थे इतिहासकार को इतिहास लिखने के लिए। आज के टाइम पे इतना हो रहा है, आज के टाइम पे इतना नहीं देखा जाता। लेकिन जो चीन का इतिहास था वो क्या बोल रहा है कि जो इतिहासकार है उनको दरबार में स्पेशली नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, हर राजवंश अपने पूर्ववर्ती राजवंश का इतिहास लिखवाता था, सबसे इम्पोर्टेंट। इससे क्या होता है, इससे एक कालक्रम का हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 15वीं सदी में कोई चीन का राजा रहा हो। ठीक है, फिर जो ये राजा हटा पद से, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा राजा आया ना, तो ये क्या करेगा, ये पहले वाले का इतिहास लिखेगा। ठीक है, फिर क्या, ये वाला राजा भी मान लो हट गया, तो अब क्या करेगा, जो अगला राजा आएगा ये इसका इतिहास लिखेगा। तो ऐसे क्या होगा, एक कालक्रम बनता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जिससे कि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या करें, मानक इतिहास है, स्टैंडर्ड इतिहास। चीन में मानक इतिहास की परंपरा विकसित हुई जिसमें हर राजवंश का एक अधिकृत इतिहास तैयार किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, जो चीन की ऐतिहासिक परंपरा है उसमें एक मानक इतिहास परंपरा विकसित हुई जिसके अंदर जो भी राजा है, ठीक है, जो भी राजा है उसका एक अधिकृत इतिहास लिखा जाएगा, उन्हें आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, फिर मानक प्रारूप, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, इतिहास लेखन का निश्चित ढांचा होता है, जैसे कालक्रम, जीवनी, संस्थाओं का वर्णन। ये शैली सीमा क्यान से शुरू हुई और आगे चलकर मानक बन गई। क्या बोल रहे हैं कि मानक प्रतिरूप होगा। ठीक है, मानक प्रारूप होगा। ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, हमें चीन के इतिहास में मिलता है, जिसमें एक पूरा अच्छे से एकदम कालक्रम होगा। ठीक है, और जो भी राजा वगैरह हैं उनकी जीवनी होगी और संस्थाओं का वर्णन किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर वस्तुनिष्ठा और सत्यनिष्ठा। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी और ट्रूथफुलनेस होगी इसमें। इतिहासकार सत्य को महत्व देते थे। ठीक है, काल्पनिकता को नहीं देते थे, जो सत्य है वही लिखते थे। वे शासकों की गलतियों को भी लिखते थे। ऐसा नहीं कि किसी राज्य का शासक है तो वहाँ पर इतिहासकारों को अगर नियुक्त किया उस राजा ने तो वो उनकी गलतियों को नहीं लिखेंगे, नहीं, इतिहासकार जो होते थे वो उनकी गलतियों को भी लिखते थे। ठीक है, जिससे क्या होता है, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ मिलती है हमें, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं मिलता इतिहास में, जिससे। ठीक है, उदाहरण, सीमा क्यान ने जनरल ली लिंग की हार को भी ईमानदारी से लिखा, लेकिन इसके लिए उनको जेल भेज दिया गया था, ये अलग बात है। ठीक है, फिर नैतिकता पर आधारित इतिहास लेखन। इतिहास को नैतिक शिक्षा का माध्यम माना जाता था। अच्छे शासकों को आदर्श और बुरे शासकों को चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, मान लो कोई अच्छा राजा है जो जनता की भलाई करता है, तो इतिहास ऐसे लिखा जाता था कि हाँ, आपको इस राजा को लेना है। ठीक है, इनके आदर्शों पे चलना है, ये आपके आदर्श, आपका मॉडल बन सकता है। लेकिन वहीं अगर किसी राज्य में बुरा राजा होता था, वो जनता का
क्या करता था, शोषण करता था, तो उसको एक चेतावनी के रूप में दिखाया गया है कि अगर आप जनता का शोषण करोगे तो आपको पद से हटना पड़ेगा, जनता हो सकता है आंदोलन कर दे, क्रांति कर दे, ठीक है। तो उसको चेतावनी के रूप में दिखाया गया है। फिर क्या है, निरंतरता, जिसमें आपको पता ही है कि एक जो नया राजवंश आएगा वो पुराने का लिखेगा, फिर वो हटेगा तो उसका फिर नया वाला लिखेगा, फिर नया लिखेगा, फिर नया लिखेगा। तो इससे क्या होगा, एक पूरा कालक्रम चलता रहेगा। चीन में इतिहास लेखन की परंपरा बिना रुके चलती रही। हर नए राजवंश को पुराने का इतिहास लिखना था, जिससे पूरा क्रम बना रहा। फिर राजवंशीय दृष्टिकोण, इतिहास को राजवंशों के आधार पर लिखा गया। हर राजवंश का उत्थान और पतन मुख्य विषय होते थे। फिर चक्रीय दृष्टिकोण, ठीक है, इतिहास को एक चक्र के रूप में लिखा गया, जैसे पहले उदय हुआ, फिर विकास, फिर पतन, फिर नया राजवंश, ठीक है। फिर शिक्षात्मक उद्देश्य, इतिहास का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि शिक्षा देना था। शासकों को शासन के लिए मार्गदर्शन दिया जाता था। अतीत के प्रति सम्मान, चीनी समाज में अतीत को आदर्श माना गया था। इतिहास को वर्तमान समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जाता था, ठीक है। अब कुछ अलग और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं हम। देखो, अभिलेखों का व्यवस्थित संरक्षण किया जाता था, इसमें बिल्कुल रिकॉर्ड जो होते थे बिल्कुल अच्छे से सुरक्षित रखे जाते थे, ठीक। फिर जो इससे इतिहास अधिक प्रमाणित बनता था। जीवनी लेखन की परंपरा होती थी, हर राजा का जीवनी लिखा जाता था, ठीक है। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनकी जीवनी लिखी जाती थी, जिससे क्या हो, जिससे लोग प्रेरणा लें और आगे चलकर अपनी लाइफ में कुछ करें। फिर चयनात्मक विषय ही लिखे जाते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब विषयों को लिख देंगे। जो अच्छे विषय हैं, इन द सेंस जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, उन घटनाओं को उसमें शामिल किया जाता था। शासक केंद्रित दृष्टिकोण होते थे। इतिहास में आम जनता की तुलना में शासकों पर अधिक ध्यान दिया जाता था। राजनीतिक उपयोगिता, इतिहास का उपयोग शासन सुधारने के लिए किया जाता था। पुरानी गलतियों से सीख लेकर नए निर्णय लिए जाते थे, ठीक है। तो ये था आपका चीन का। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। चीन की पारंपरिक इतिहास लेखन अत्यंत संगठित, नैतिक और शिक्षाप्रद थी। इसमें आधिकारिकता, निरंतरता, मानकीकरण और सत्यनिष्ठा जैसे गुण प्रमुख थे। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी थी, फिर भी यह विश्व की सबसे प्रभावशाली इतिहास लेखन परंपराओं में से एक मानी जाती है।